गुड इवनिंग टू फ्रेंड्स, वेलकम टू विजन एमपीटीटी 2020। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके वर्ग 2 में जो एग्जाम हुआ आपका सीडीपी का। ठीक है ना, जो सीडीपी का 30 मार्क्स का जो पार्ट था, ठीक है ना, उसमें कौन से क्वेश्चन आखिर पूछे गए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करना है आज हमें। ठीक है ना, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके 2 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट से। ओके, वन बाय वन हम करके लेके चलेंगे। ठीक है ना, तो लेट अस स्टार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ठीक है ना, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सत्य है। वृद्धि केवल एक मानसिक प्रक्रिया है। पहली बात तो आप ये नोटिस कर लें कि अगर केवल वर्ड लगा है तो सीधी बात है कि अपने आप में वो नेगेटिव रखता है। सीडीपी में उसका रोल होता है नेगेटिव। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है स्पेशली। तो आपको सारे ऑप्शन पढ़ने हैं, आफ्टर ऑल उसको क्या क्रॉस करके चलना है। ठीक है ना, तो वृद्धि केवल एक मानसिक प्रक्रिया, तो केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं हो सकती। ठीक है ना, क्योंकि क्या है, वृद्धि आप देख सकते हैं आपकी शारीरिक फिजिकल जो दिख रही है। ठीक है ना, शरीर में वृद्धि दिख रही है, लंबाई हाइट बढ़ रही है। ठीक है ना, ऊंचाई बढ़ रही है आपकी। तो ये क्या है, आपकी शारीरिक वृद्धि होती है। एक बच्चा बच्चा ही बना रहता है क्या, सिर्फ उसका दिमाग डेवलप होता है? नहीं, हमें प्रैक्टिकली भी चीजों को मतलब क्या करना है, सोचना है कि क्या वृद्धि मतलब केवल मानसिक प्रक्रिया। हमें आंख बंद करके नहीं आंसर टिक करना है, हमें सोचना है यार कि रियल में वृद्धि क्या मानसिक प्रक्रिया बस है? तो बच्चा क्या छोटा का छोटा ही बना रहता है? नहीं ना, तो बड़ा होता है। तो उसे क्या है, हमें देख वो दिख रही है साफ की वृद्धि क्या है, एक शारीरिक प्रक्रिया है। ठीक है ना, जैसे व्यक्ति की शारीरिक हाइट बढ़ रही है, ठीक है ना, ऊंचाई बढ़ रही है, जो आपकी लंबाई है, भार है, ये सारी चीजें बढ़ रही हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अनुवांशिकता अधिगम को प्रभावित नहीं करती। अब इसमें वर्ड दिया है नहीं करती। जो आपकी अनुवांशिकता, आपकी जो वंशानुक्रम है, आपकी जो हेरेडिटी है, क्या आपके अधिगम आपके सीखने को प्रभावित नहीं करता? बिल्कुल करता है। आपके पिताजी अगर मतलब टैलेंटेड है तो उसका आप पे क्या है, कुछ तो फर्क पड़ेगा। आपके दादा पर दादाजी क्या है, कुछ टैलेंटेड है, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, होशियार चली आ रही है। ठीक है ना, प्रोफेसर है, कलेक्टर है, लाइक दिस है, ठीक है, अच्छी अच्छी पोस्ट पर है, तो आप ऐसा तो होगा नहीं कि आप बिल्कुल मतलब डी ग्रेड किया जाए। नहीं, आपकी बुद्धि भी क्या होगी, क्या होगी, श्रेष्ठ होगी। अगर आपकी जो प्रजाति है अगर वो श्रेष्ठ है, अगर आपकी प्रजाति है श्रेष्ठ है, तो आने वाली जो पीढ़ी है उसकी बुद्धि क्या होगी, तीव्र ही होगी। ठीक है ना, ऐसा मानते हैं एक क्लिनबर्ग करके है। ठीक है ना, उन्होंने माना है। ठीक है, तो ये भी आपके क्या है, गलत है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं, विकास केवल एक मानसिक मात्रात्मक प्रक्रिया है। अब फिर वहां केवल वर्ड आ गया, तो विकास केवल एक मात्रात्मक प्रक्रिया। आप जानते हैं कि विकास क्या है, क्या आपका पूरा विकास दिख रहा है? ठीक है ना, आपके क्या है, व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, ये भी आपका विकास ही तो है। आपका जो सामाजिक विकास हो रहा है ये आपका विकास ही तो है। क्या आप देख पा रहे हैं? क्या जब आप व्यवहार करते हैं तो पता चलता है कि आपके अंदर कितना सामाजिक विकास हुआ है। ठीक है ना, जैसे हम बात कर रहे हैं भाषाई विकास का, हम भाषा को बहुत अच्छी तरीके से क्या प्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो ये हमारा भाषाई विकास हुआ। ठीक है ना, तो आप समझ सकते हैं इस चीज को कि ये केवल कैसे मात्रात्मक हो सकती है। इसको क्या है, विकास को मात्रात्मक एंड गुणात्मक दोनों कहा गया है। ठीक है ना, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अधिगम व्यवहारिक परिवर्तनों की प्रक्रिया है। जो अधिगम है वो व्यवहारिक परिवर्तनों की प्रक्रिया है। ठीक है ना, अधिगम से क्या हो रहा है, व्यवहार में परिवर्तन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? जब आप कुछ चीजें सीखेंगे तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। इवन क्या है, स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया ही अधिगम मानते हैं। ये भी नहीं कि आज आपने सीखा और वो आ गया, जब तक आपके जीवन में ना उतार पाए, आप उसको व्यवहार में आप उसको प्रेजेंट ना कर पाए। ठीक है ना, आपने चीजें सीखी, जब आपके व्यवहार में वो चीजें दिखने लगी कि हाँ मेरे बच्चे ने ये चीजें दिखी हैं, दिख रही हैं, उसका व्यवहार परिवर्तन हुआ है। ठीक है ना, चीजें वो सीख रहा है, तो वो क्या हुआ, आपका अधिगम हुआ। यानी कि अधिगम व्यवहार में व्यवहारिक परिवर्तनों की प्रक्रिया है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, आप मुझे अपने रिव्यू करके जरूर बताइए कि अगर हमें चारों ऑप्शन पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, या करेक्ट ही टिक करके चीजें बताना है मुझे, तो प्लीज आप रिव्यू करें। टाइम टेकिंग तो रहेगा ये, ठीक है ना, फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी करा पाऊँ। ठीक है ना, अभी फर्स्ट है इसलिए थोड़ा सा टाइम है। मूल मिनेसोटा मल्टी फैसिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री MMPI कितने नैदानिक पैमाने थे? अब तो ये आपका फैक्चुअल है, आपको पता होना चाहिए कि कितना फैक्ट पे आधारित है। अगर आपको जानकारी है तो ठीक है, तो ये है 10। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ आप सभी को। एक्चुअल में क्या है, ये व्यक्तित्व मापन की क्या होती है, साधन होते हैं। ठीक है ना, हम इनको दो भागों में बांट सकते हैं। व्यक्तित्व मापन के साधन है, इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होती है आपकी इन्वेंट्रीज। ठीक है ना, इन्वेंट्रीज में आप क्या जाते हैं, सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री। ठीक है ना, और जो आपके MMPI है, जिसे आपने अभी बोला है ना, मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची, ये वाला। ठीक है ना, मिनेसोटा मल्टी मल्टी फेस पर्सनालिटी इन्वेंट्री। ठीक, तो आपका सेल्फ रिपोर्ट आ गया और ये मिनेसोटा वाला आ गया। ठीक, और क्या होते हैं इसमें,
व्यक्तित्व मापन में आप इसको और मैं बता देती हूँ जरा आपके। देखिए आईजेंट वाला जो है व्यक्तित्व प्रणाली अर्जेंट, ये भी इसी में आता है आपका, ठीक है ना। और जो बेल के अनुकूलन पर सूची वो भी इसी में आता है। और आलपोर्ट का जो प्रभुत्व अधीनस्थ संबंधित प्रतिक्रिया अध्ययन है वो भी इसी में आता है। और कैटल का व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली जो है 16 जो कारक दिए उन्होंने वो भी इसी में आते हैं। किस में आते हैं आपके आते हैं परिसूची जो इन्वेंट्रीज होती है व्यक्तित्व मापन की। तो व्यक्तित्व मापन को जो दो भागों में निम्न भागों में बांटा गया। पहले हमारी इन्वेंट्रीज है, इन्वेंट्रीज के अंतर्गत आपकी ये MMPI आ जाती है। फिर आपकी आ जाती है सेकेंड नंबर पे प्रेक्षणीय विधियां। फिर नेक्स्ट आता है आपका अवलोकनात्मक विधियां, ठीक है ना। इस तरीके से क्या है इनके क्वेश्चंस भी आते हैं। जो प्रोजेक्टिव मेथड है इसके अंतर्गत कौन कौन से, जैसे रोरसा स्याही धब्बा का क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ये किसके अंतर्गत आता है, प्रोजेक्टिव मेथड के अंतर्गत आता है या किसी और के। अवलोकनात्मक है इनमें से दे सकता है, निर्धारण मापनी किसके अंतर्गत आती है, तो ये तो हम बता देते हैं कि अवलोकन के अंतर्गत है, ठीक है ना। पोर्टफोलियो है आपका किसके अंतर्गत आता है, ये सारी चीजें। ओके, तो आपको हमें बात बतानी थी आपके MMPI के बारे में। ओके, ये आपका ठीक है ना, मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है ना। क्या कह सकते हैं, मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, ठीक है ना, MMPI शॉर्ट में बोलते हैं। ये दी थी हाथवे एवं मैकिल ने, ठीक है ना, ने मनोरोग निदान के लिए इस परीक्षण का एक क्या सहायक उपकरण के रूप में विकास किया था। इन्होंने क्या किया था, मनोरोग निदान के लिए इस परीक्षण को क्या एक सहायक उपकरण के रूप में विकास किया था। किंतु यह परीक्षण विभिन्न मनोविकारों की पहचान करने के लिए अत्यंत प्रभावी पाया गया। बाद में इसको क्या परिशोधित किया गया, जिसका नाम MMPI सेकेंड हुआ, ठीक है ना, MMPI सेकेंड हुआ। इसमें कितने थे, 576 कथन थे, ठीक है ना। प्रयोज्य जो थे आपके सब्जेक्ट को अपने लिए प्रत्येक कथन के सही अथवा गलत होने के बारे में निर्णय होना। जो आपका सब्जेक्ट यानी कि जो कर्ता जिस पर किए जा रहे थे उसको क्या प्रत्येक कथन के लिए सही अथवा गलत होने के बारे में निर्णय लेना होता था। जैसे मुझ पे अगर परीक्षण किया जाता है तो मैं क्या है, मैं उस पर क्या है बता सकती हूँ ये सही है गलत है, हमें क्या है उसमें निर्णय लेने होते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक कथन के उन्होंने कुछ कथन दिए, कुछ क्वेश्चन दिए, तो हमें बताना होगा कि सही है या गलत है, ठीक है ना। इस तरीके से इसमें ये जो क्वेश्चन आया था ना इस तरह यहाँ से आया है। इसमें 10 क्या होते हैं, सब स्केल होती है, आपकी जो उपमापनियां होती हैं वो 10 होती हैं, ठीक है ना। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसको क्या आप देख लेंगे तो हो सकता है इससे क्वेश्चन रेज हो जाए कि आपको मतलब किस वैज्ञानिक ने दिए थे, ठीक है ना। तो हाथवे एवं मैकिल ने, ठीक है ना। ये नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा जो है एक्चुअल में थर्ड ये है, थोड़ा सा ना मिस हो गया तो वो प्रिंट नहीं हो पाया था। नेक्स्ट है इसी में, फिर हम इसके आगे क्या फिर हमारे प्रिंटेड ही है सारे, ठीक। इसमें हम बात करते हैं कौन सा एक शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है। शिक्षण का एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है। बताया है आपको कि शिक्षण के जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है हमने पढ़े, उसमें टीचिंग जो प्रिंसिपल्स है आपके रूल्स हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में इंग्लिश पेडागोजी को अगर आपने ध्यान से पढ़ा है ना तो हमने पढ़े नोन टू अननोन, ठीक है ना, इजी टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। इस तरीके से हमने पढ़े हुए हैं उसमें। तो आपको क्या करना चाहिए, रिलेट करते चलना है कि अगर हम CDP में पढ़ रहे हैं तो हमारे इंग्लिश में भी काम आ जाती है, क्योंकि आपके टीचिंग रूल जो है, ठीक है ना, मेथड है, वो क्या सारी चीजें सभी में एक है। तो वही चीज हमें देखना है कि कौन सा एक शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, बच्चे को जब भी आप पढ़ाना स्टार्ट करें तो बच्चे को क्या है उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ना है। जब पूर्व ज्ञान से जोड़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चे क्या पूर्व ज्ञान से तो तभी हम जोड़ पाएंगे ना अगर हम वो चीजें उदाहरण लेते हैं जो बच्चे को जानकारी में है। अगर बच्चे उस चीज को जानते हैं तब तो वो हम क्या पूर्व ज्ञान से उसको जोड़ पाएंगे। और हमें वही चीजें लेना है जो बच्चे जानते हैं, ठीक है ना। तो ये पूर्व ज्ञान से बच्चों को जोड़ते हुए क्या है दूर की ओर ले जाना है, यानी कि मतलब अज्ञात की ओर ले जाना है, ठीक है ना। तो जानकारी से ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना है, ठीक। अब सरल से कठिन की ओर ले जाना, यानी कि क्या है जैसे आप मैथ पढ़ाने बैठे तो प्लस माइनस गुणा भाग बताएंगे, इसके बाद ही आप क्या है ये संक्रियाएं पूरी करने के बाद आप सवाल हल करवाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप सवाल पहले दे दे बाद में प्लस माइनस जोड़ घटाना, ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो इसमें पूछा कौन सा सिद्धांत नहीं है, ओके ये तो नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा जो जटिल से सरल की ओर बढ़ता है, जटिल से क्या होता है सरल की ओर बढ़ता है, जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ता है, ठीक है ना। अब जटिल से सरल की ओर, अब हम जटिल से सरल की ओर कैसे बढ़ सकते हैं, हम जटिल से सरल की ओर बढ़ेंगे तो कैसे बढ़ पाएंगे बताइए। जब आप हमें जानकारी ही नहीं है प्लस माइनस गुणा भाग की तो हम कैसे सवाल लगा पाएंगे। तो आपके ये दो है, ठीक है ना, ये भी आपका सही स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं। स्थूल मतलब होता है आप चीजों को क्या प्रेजेंट रूप से दिखा दे, आपके सामने रख दी जाए कि ये चीजें हैं, ठीक है ना।
ठीक है ना। और आप क्या है अब इसके आगे बारे में बताइए जो आपको जानकारी नहीं है। तो हम स्थूल से स्थूल यानी मूर्त होना, ठीक है ना, मूर्त से अमूर्त की ओर इसको हम बोल सकते हैं। तो आपकी ये दोनों है, पहली बात तो ऑप्शन में ये दोनों सेलेक्ट करिए। इन दोनों में आपको क्या देखना है कि आपके सरल से कठिन की ओर और जटिल से सरल की ओर क्या सही है इनमें से। तो आप देख सकते हैं इसमें हमारा सरल से कठिन की ओर सही है, और जो जटिल से सरल की ओर है ऐसा नहीं, बच्चा नहीं सीख सकता उल्टा। ओके, ये है आपकी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत यही कहते हैं, ठीक है ना। तो आपका ये जो इसका सी आंसर है, तो इसका सी हो जाएगा, जो जटिल से सरल की ओर नहीं बढ़ता है, ठीक है ना, नहीं है। समावेशी शिक्षा वर्तमान में आधारित दृष्टिकोण के आधार पर शिक्षा की एक रणनीति है। सहानुभूति, दान, उदासीनता, अधिकार। तो समावेशी शिक्षा वर्तमान में क्या है, अधिकार आधारित है, ठीक है ना। हर बच्चे को क्या अधिकार दिया गया है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है, ठीक है ना। तो ये क्या है, आपकी सहानुभूति नहीं है, आपकी समावेशी शिक्षा वर्तमान में क्या अधिकार आधारित दृष्टिकोण के आधार पर शिक्षा की एक रणनीति है। जो समावेशी शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट लाया गया वो किस आधार पर लाया गया है, ताकि बच्चों को क्या है, बच्चों को जो बेसिक शिक्षा है वो बच्चों को प्रोवाइड कराई जा सके, ठीक है ना, निःशुल्क प्रोवाइड कराई जा रही है, ये अधिकार दे दिया गया। अगर पेरेंट्स इसको फॉलो नहीं करते तो वो दंडनीय नहीं होंगे, ये चीजें भी बताई गई हैं, ठीक है ना। ये फोर्थ का आपका क्या हो जाएगा, आपका ये अधिकार हो जाएगा, ठीक है, अधिकार ही दिया है, आप चेक कर सकते हैं पेपर को भी डाउनलोड करके। लिंग स्कीमा, जो आपका जेंडर स्कीमा है, सिद्धांत द्वारा प्रस्तुत किया गया है, ठीक है ना। मान लीजिए हमें नहीं पता लिंग स्कीमा, जो जेंडर स्कीमा के ऊपर किसने बात की, हम स्कीमा वर्ड सुनते हैं, ठीक है ना। स्कीमा आप सभी को पता है, हमारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो भूतपूर्व हमारे अनुभव है, ठीक है ना, वो क्या आपके कहलाते हैं, स्कीमा कहलाते हैं, ठीक है ना। हमारे जो भूतपूर्व अनुभव है वो क्या कहलाते हैं, स्कीमा कहलाते हैं, भूतपूर्व अनुभवों का संगठन, ठीक है ना। हमने देखा कि ये चीज ऐसे करनी, ये चीज ऐसे करनी है, हमने सारी चीजों को कलेक्शन कर लिया, अपने दिमाग में क्या है बैठा लिया, और आपने देखा हमने भाषा के विकास में क्या इस चीज को डिफाइन किया हुआ है, ठीक है ना, जो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लिंग स्कीमा है, बात की जा रही है यहाँ लिंग स्कीमा की। तो हमें नहीं पता, पर हमें ये पता है कि कोहल वर्ग ने क्या है विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है, आपके नैतिक विकास का सिद्धांत, ये हमें पता है। एरिक्सन का पता है, एरिक्सन ने क्या दिया हम आपको दिखा सकते हैं, जो आपका मनुसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है, ठीक है ना। एरिक्सन के बारे में हम आपको दिखा सकते हैं, ये है मनोवैज्ञानिक हुए एरिक एरिक्सन, ठीक है ना। इसके बारे में क्या आप देख सकते हैं, ठीक है ना। मनोवैज्ञान मनोसामाजिक जो आपका सिद्धांत है एरिक एरिक्सन, इसमें उन्होंने बच्चों में क्या है व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है, इसमें थोड़ा सा उन्होंने फोकस किया है, ठीक है ना। बच्चों में जो व्यक्तिगत पहचान को लेकर के इनके मुख्य उद्देश्य थे, 8 अवस्थाएं इन्होंने दी हैं, ये भी आती हैं 8 अवस्थाएं, ठीक है ना। विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्त बनाम सर्व, ठीक है ना, शक, पहल बनाम अपराध, दोष, ठीक है ना। इस तरीके से आपको परिश्रमहीनता है, ठीक है ना, पहचान व भ्रांति है, किस एज में आती है, आत्मीयता या अलगाव की भावना है, जननात्मकता व स्थिरता की भावनाएं हैं, ये सारी चीजें इस तरीके से क्या 8 सिद्धांत अवस्थाएं बताई है इन्होंने, ठीक है ना। तो आपको पता है कोहल वर्ग नहीं है, ठीक है ना, और ना ही एरिक्सन है, बचे हैं जीन पियाजे और सांड्रा में। अब हमें पता है कि जीन पियाजे ने तो स्कीमा वर्ड दिया है, ना कि स्कीमा का सिद्धांत दिया है। स्कीमा वर्ड यूज किया है उन्होंने बच्चे के भाषाई विकास के लिए, बच्चे के अवस्थाओं के अकॉर्डिंग जो विकास हो रहा है, ठीक है ना। तो उन्होंने यहाँ पे क्या हो सकता है, ये हमारा सांड्रा बेम, एलिमिनेशन के थ्रू हम क्या है सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देख सकते हैं वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अकॉर्डिंग। वाइगोत्स्की को आप सभी जानते होंगे कि उन्होंने क्या सामाजिक अधिगम के बारे में बात की है, हर जगह उनका ये क्या है समाज चलता। हमने देखा ना जब भाषा का विकास हुआ तो जीन प्याजे का भी देखा था, वाइगोत्स्की का भी देखा था इंग्लिश में, ठीक है ना। तो सामाजिक अधिगम के समर्थन के लिए सबसे उपयुक्त निर्देश है पाठ्यक्रम है, सामाजिक अधिगम के लिए क्या समर्थन के लिए सबसे उपयुक्त निर्देश है, अर्थात इन्होंने जो सिद्धांत दिया है उन्होंने बताया कि अगर आपका सामाजिक अधिगम है, ठीक है ना, सामाजिक अधिगम के समर्थन करने के लिए सबसे उपयुक्त निर्देश क्या होना चाहिए। हम चाहते हैं कि बच्चे में सामाजिक अधिगम हो तो उसे कौन से निर्देश का पालन करना चाहिए, ठीक है ना, पाठ्यक्रम के निर्देश का, छात्र कार्य पर एक साथ काम करते हैं, ठीक है ना, इस निर्देश का, या छात्रों के व्यक्तिगत कार्य का, या पारंपरिक पारस्परिक क्या है शिक्षा है, ठीक है ना, पारस्परिक क्या है पारस्परिक शिक्षण है, ठीक है ना, किस चीज पे ध्यान देना चाहिए। तो जब आप जानते हैं कि इन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है तो उन्होंने क्या किया है, इन्होंने बताया है कि आप क्या है व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता, व्यक्ति अपने समाज में, व्यक्ति अपने समाज में रह करके ही, लोगों के बीच में रह करके ही क्या हो रहा है विकास हो रहा है उसका, ठीक है ना। चाहे वो आपका विकास की बात हो, चाहे वो भाषाई विकास की बात हो, बच्चे का विकास तभी होगा जब वो अपने समाज के साथ क्या अंतःक्रिया करेगा, समाज के साथ उठेगा बैठेगा। इसलिए उन्होंने क्या समाज को ज्यादा
कर प्रेफर किया है, प्रेफरेंस दिया हुआ है। तो आपका सीधा आंसर यहाँ पे हो जाएगा पाठ्यक्रम नहीं हो सकता, ठीक है ना। पाठ्यक्रम से आप क्या मतलब लेंगे कि आप सामाजिक अधिगम कर पाएंगे? कर पाएंगे क्या कोई सामाजिक अधिगम? नहीं कर पाएगा। छात्रों के अगर व्यक्तिगत कार्य की बात की जाए तो क्या अगर बच्चे अलग अलग कार्य कर रहे हैं तो वो सामाजिक अधिगम कैसे कर पाएंगे? समाज का मतलब क्या होता है? जोड़ना, एक साथ, एक ग्रुप है ना समाज तो, ठीक है ना। जो पारंपरिक जो शिक्षण है, पारस्परिक, ये पारंपरिक है, ठीक है ना, पारंपरिक है शिक्षा, सॉरी पारस्परिक नहीं, पारंपरिक शिक्षण है, नहीं तो फिर पारस्परिक होगा तो फिर वो तो समाज को ही रिलेट करेगा। यहाँ पे क्या है, पारंपरिक है, ठीक है ना। इस तरीके से क्या जो परंपरा चली आ रही है क्या उससे आपका सामाजिक अधिगम होगा क्या? नहीं। आपका सामाजिक अधिगम करना है तो आपको छात्र कार्य पर एक साथ क्या है काम करते हैं, ठीक है ना, तब आपका सामाजिक अधिगम होगा। इस तरीके से हमारे 6 क्वेश्चन क्या है कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 7th क्वेश्चन। ऐसे परीक्षण क्या कहलाते हैं जो भाषा आधारित तर्क शक्ति पर निर्भर होते हैं? यानी कि ऐसे टेस्ट जो क्या कह सकते हैं हमें, जो भाषा आधारित तर्क शक्ति पर निर्भर करते हैं। आपसे किसी ने क्वेश्चन किया ओरली, ठीक है ना, और आपने उसका ओरली क्या कर दिया, प्रेजेंट कर दिया आंसर, ठीक है ना, तो क्या कहलाएंगे ऐसे? क्या परिशुद्धता परीक्षण कहलाएंगे? क्या आपके संस्कृति अनुकूलन परीक्षण कहलाएंगे? क्या आपके मौखिक परीक्षण कहलाएंगे? क्या आपके सांकेतिक परीक्षण कहलाएंगे? तो आपकी इस क्वेश्चन से ये मतलब स्पष्ट हो रहा है इसका आंसर तो कि आपकी क्या है, मौखिक परीक्षण होगी, ठीक है ना। मतलब कि एक तो भाषा आधारित तर्क शक्ति पर आधारित है। आपसे किसी ने कहा कि आप इस पे क्या निबंध अपने 2-4 मतलब व्यूज बताइए महात्मा गांधी को लेकर के, ठीक है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर को लेकर के अपनी व्यूज बताइए, ठीक है ना, कुछ मतलब बताइए भाषा के आधार पे। तो उसने क्या अपने भाषा का यूज करते हुए क्या किया, उनके जितने जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जो जो भी थी चीजें उन्होंने की अपने समय में, वो सारी चीजें क्या बच्चे ने अपनी तर्क शक्ति के आधार पे क्या उसको प्रेजेंट किया, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ, बच्चे में क्या है ये मौखिक परीक्षण होता है, ठीक है ना। भाषा आधारित जो तर्क शक्ति पर निर्भर करते हैं ऐसे परीक्षण कहलाते हैं मौखिक परीक्षण, ठीक है। व्यक्तित्व के किस पहलू से बच्चे के आउट गोइंग होने की संभावना बढ़ जाती है? अब आउट गोइंग मतलब यानी कि जैसा कि निष्कासन होता है, ठीक है, निर्गामी होता है, ठीक है ना, तो इसके नाम से ये स्पष्ट है, ठीक है ना। तो व्यक्तित्व के किस पहलू से बच्चे के आउट गोइंग निर्गामी होने की संभावना बढ़ जाती है? कौन से पहलू से बच्चे की क्या है, मतलब व्यक्तित्व के किस पहलू से बच्चे की जो आउट गोइंग होने की संभावना है वो बढ़ जाती है? बहिर्मुखता, अंतर्मुखता, सामाजिकरण, स्नायु विकृति, यानी जो आपकी तंत्रिका तंत्र में जो है खराबी आ जाती है वो, ठीक है ना, नर्वस सिस्टम में, ठीक। सामाजिकरण से आउट गोइंग होती है, क्या अंतर्मुखता से होता है, मतलब कि व्यक्ति क्या है अंतर्मुखी, यानी कि ना वो समाज के साथ थोड़ा कम मतलब हेल मेल कर रहा है, ठीक है ना, वो अपने आप में क्या है खोया रहता है। बहिर्मुखता व्यक्ति वो होते हैं जो मतलब थोड़ा सा ज्यादा खोल करके आते हैं, ठीक है ना, समाज के साथ रूबरू होते हैं। तो उन व्यक्तियों की संभावना ज्यादा होगी कि वो समाज से वो लोग ज्यादा बाहर आएंगे जो मतलब क्या है बहिर्मुख स्वभाव के हैं। आप देख सकते हैं इसमें बहिर्मुखता थोड़ा सा एक वैज्ञानिक भी हुए हैं, आई जैंग व्यक्तित्व प्रणाली अर्जेंट, जैसा कि अभी हमने देखा था ना, ये जो आपके प्रेक्षण थे, ठीक है ना, जो आपकी इन्वेंटरीज थी उसमें हमने देखा हुआ था कि ये उसी से है। देखिए आप क्वेश्चन कहाँ बाहर से आ रहे हैं, सारे वहीं से हैं। इसमें देख सकते हैं आप, आई जैंग ने प्रारंभ में इसे 2 आयामों में क्या अंतर्मुखी और बहिर्मुखता, ठीक है ना, और सामवेगिक स्थिरता अस्थिरता का मूल्यांकन किया। उसके बाद इन्होंने तीसरा आयाम भी दिया था, ठीक है ना। इन्होंने स्पष्ट नहीं किया है वैसे यहाँ पे कि क्या कहलाती है। तो बहिर्मुखता वो कहलाती है जैसे आपकी क्या है आपका जो उठना बैठना, ठीक है ना, ये सारी चीजें क्या हो बहिर्मुखता हो, है ना। आपको बाहरी चीजें ज्यादा अच्छी लगे, जैसे ये बहिर्मुखी की बात करें हम तो ये वस्तुपरक दृष्टिकोण वाले होते हैं, ये प्रभुत्वपूर्ण व्यवहार के क्या होते हैं, इनका व्यवहार ये लोगों में लोकप्रिय होते हैं, मतलब कि जब लोगों के साथ क्या रहेंगे बैठेंगे उठेंगे तो क्या लोकप्रिय होंगे, ठीक है ना। ये दूसरों में रुचि लेने वाले होते हैं, यथार्थवादी भी होते हैं, दूसरों के साथ क्या हंसते खेलते रहते हैं, तो ये बहिर्मुखता वाले होते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से अगर हम और आगे बात करें, सामाजिक अधिगम के बांडुरा के 4 सिद्धांत इस प्रकार है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि 4 सिद्धांत किस प्रकार है, कौन कौन से हैं, ठीक है ना, ये तो हमें जानकारी होनी ही चाहिए। तो आपका इसका सीधा आंसर है यही है, अटेंशन, रीअटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन, ठीक है ना। आपको ये याद रखना है, इन्होंने दिए हुए हैं सिद्धांत, ठीक है ना। अटेंशन, रीअटेंशन, अगर हिंदी में क्या है शब्द चेंज होते रहते हैं तो आपको करना क्या है, आप उसको थोड़ा सा इंग्लिश में ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ और इसके बारे में भी अगर आप कहेंगे तो मैं डिटेल में बताऊंगी। आप देख सकते हैं जो सामाजिक अधिगम की 4 प्रतिक्रियाएं हैं, सॉरी प्रक्रियाएं हैं, ये हैं
अटेंशन, रीअटेंशन, रिप्रोडक्शन और क्या है मोटिवेशन। ठीक, ध्यानात्मक, धारणात्मक, उत्पादक और अभिप्रेरणात्मक, ये आपको याद होना चाहिए। ध्यानात्मक क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक यू, थैंक यू सर।